हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और अपन आज देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कमाल धमाल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं जेई और नीट में। ठीक है, तो फटाक से ये चीजें रिवाइज कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड, अगर ये रॉड फाइनाइट होगी मतलब इसकी लेंथ कुछ फिक्स है, उस पर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज गिवन है, तो उससे परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पे, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस वायर के परपेंडिकुलर और एक वायर के पैरेलल। परपेंडिकुलर कंपोनेंट याद रखो k लैम्डा बाय d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, और पैरेलल वाला देखो k लैम्डा बाय d cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। बहुत बढ़िया। अब ये वायर अगर इनफाइनाइट हो जाए तो सर इन रियलिटी इनफाइनाइट कुछ नहीं होता। अगर ये d बहुत छोटा हो, इस वायर की लेंथ 1 मीटर हो और d 1 mm हो, तो इनफाइनाइट वायर बन जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब थीटा 1 एंड थीटा 2 90। इनफाइनाइट का मतलब थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या 90। जैसे थीटा 1 एंड थीटा 2 90 करोगे, वायर कैसा कंसीडर कर देना आपको, इनफाइनाइट वायर या लॉन्ग वायर भी बोला जा सकता है। इनफाइनाइट वायर बोल सकते हैं या लॉन्ग वायर बोल देंगे। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से सिर्फ ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाय d, और ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यही सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक एंगल 90 कर देना है, दूसरा एंगल जीरो कर देना है। सेमी इनफाइनाइट हो गया। इसके बाद मैं अभी कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा बढ़िया बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, अगर रिंग की बात करूं तो रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर पे जीरो होगी, क्योंकि ये वाला चार्ज इधर की तरफ, यहाँ का कुछ चार्ज का पोर्शन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ये वाला टुकड़ा मान लो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डाल रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डालेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो हो जाएगी। और ये चीज यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि पॉलीगन हो, अगर कोई पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन हो, तो उसके सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अगर ये वाले रिंग की अपन एक्सेस पे बात करें, ये रिंग है इसकी एक्सेस पे, ये वाले रिंग इसकी एक्सेस पे, एक्स डिस्टेंस पे kqx/r² प्लस x² की पावर 3/2 इसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम r/√2 पे होती है। और ये सब चीजें याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, अब डिस्क पे चार्ज पूरी डिस्क पे फैला हुआ है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका बताया था, छोटी सी रिंग ले लो, उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को और सारा इंटीग्रेट कर दो। तो ये वाला अपने को तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ r² प्लस x²। सारे बच्चों को ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूले याद कर लो, काम आएंगे कहीं ना कहीं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे फटाक से रिवाइज कर ले। बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी, आज बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो पहली प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आपके पास एक वायर है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ये है, पूरे पे प्लस लैम्डा, पूरे पे पॉजिटिव 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 चार्ज है, पूरे पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। बहुत बढ़िया। और यहां से देखना, ये वाला सर्कुलर आर्क बना रहा है ऐसा करके, सेमी सर्कुलर, इसकी रेडियस r गिवन है। रेडियस कितनी गिवन है, r गिवन है। इस पे भी प्लस 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 चार्ज है। तो बोला कि जो ये सेंटर है ना, ये वाला पॉइंट O, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितनी होगी ये फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितनी होगी, ये वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं तरीका बताता हूं कि इसको वायर 1 कंसीडर कर दो, इसको वायर 2 कंसीडर कर दो, ये वाला सेमी सर्कुलर आर्क कंसीडर कर दो। ठीक है, तो मैं इसको 3 दे देता हूं। देखो 1 और 2 की वजह से समझना, ये वाला वायर 1 है, तो वायर 1 की वजह से देखो, अभी मैंने वायर बताया था, अगर वायर सेमी इनफाइनाइट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे बताया था कि एक कंपोनेंट इधर आएगा k लैम्डा बाय d, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा k लैम्डा बाय d। क्योंकि ये वाला सेमी इनफाइनाइट दो है, इसके बाद वायर इस तरफ नहीं है, सिर्फ इस तरफ है इनफाइनाइट तक, तो इस पे दो फील्ड आएगी, एक k लैम्डा बाय d इस तरफ और एक k लैम्डा बाय d नीचे की तरफ। आएगी नहीं आएगी। अब सेम सेकंड वायर की वजह से देखो, सेकंड वायर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक ऊपर की तरफ आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। और ये भी k लैम्डा बाय d होगा, एक इसकी वजह से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया, ये वाला तो आपस में कैंसिल कर देंगे, ये वाला कंपोनेंट ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जुड़ जाएगा 2k लैम्डा बाय d। कितना हो गया, 2k लैम्डा बाय d। और d की वैल्यू कितनी होगी, r के इक्वल। अरे d कितनी डिस्टेंस पे, तो 2k लैम्डा बाय r। ये आ गई इस डायरेक्शन में, दोनों वायर 1 और 2 की वजह से। अब वायर 3 की वजह से देखो,
3 की वजह से समझना कि अगर कोई आर्क होता था, मैंने बताया था, तो इसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है कि इस पे लैम्बडा कूलम और इसकी रेडियस r हो तो सेंटर पे नीचे की तरफ होता है 2k लैम्बडा बाय r। यस और नो? तो देखो इस रिंग की वजह से, थर्ड की वजह से इधर की तरफ आ जाएगा 2k लैम्बडा बाय r, और इधर भी 2k लैम्बडा बाय r आपस में कैंसिल हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट हो जाएगी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट क्या हो जाएगी? 0। आप सोच रहे तो बहुत टफ क्वेश्चन है, बस आपने देख के, आपको फॉर्मूले पता थे, आपको डायरेक्शन पता थी, वैल्यू पता थी, फटाफट 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 आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सारे बच्चे नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, जेई मेन और नीट लेवल का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेन और नीट यहीं तक देते हैं, ज्यादा टॉपिक को मिक्स नहीं करते, ऐसा नहीं कि 11 12 मिक्स कर देते हैं, लेकिन एडवांस में देखो कल क्वेश्चन करवाया था, सरफेस टेंशन मिक्स कर दिया था, फ्रिक्शन मिक्स कर देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएसएम मिक्स कर देते हैं। एडवांस वाले एक नए क्वेश्चन लाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी एडवांस कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन आप करो होमवर्क की तरह, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क की तरह करो, ऐसा बढ़िया से फोटो बननी चाहिए। अच्छा, और ये वाला जा रहा है आपका इंफिनिटी तक, और ये वाला भी आपका जा रहा है इंफिनिटी तक, समझने की कोशिश करना। और यहां पे ये वाला एकदम 90 डिग्री, इस पॉइंट O पे, इस O पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, और पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरे सेक्शन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। आपको क्या ले लेना है? लैम्बडा कूलम पर मीटर, और ये वाली रेडियस कितनी है? r। इस सेमी, ये दिख रहा है क्वार्टर, अरे एक सर आर्क दिख रहा है ये वाला पार्ट। अच्छा, तो आपको O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये होमवर्क की तरह आप करो फटाक से। होमवर्क सर कैसे? देखो मैं अगर डिस्कशन कराना भूल जाऊं इसलिए मैं यही सॉल्यूशन दे दूंगा इसका, फटाक से सारे बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाक से ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई करो, मैं इसका सॉल्यूशन देना, सॉल्यूशन मत देखना। अब देखो पहले खुद से ट्राई करना, ये वाला वायर देखो, इसको मैं वायर 1 कंसीडर कर दूं, इसको मैं वायर 2 कंसीडर कर दूं, और ये वाला पार्ट मैं 3 कंसीडर कर दूं। देखो 1 की वजह से क्या होगा, ये वाला वायर 1 नीचे की तरफ एक आएगा k लैम्बडा बाय d r, और एक आ जाएगा k लैम्बडा बाय r इसके परपेंडिकुलर। अब वायर 2 की वजह से देखो, वायर 2 की वजह से देखो, ये वाला वायर क्या करेगा, एक तो इस पे इधर की तरफ k लैम्बडा बाय r, और एक पीछे की तरफ k लैम्बडा बाय r, मतलब वायर की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ इस आर्क की वजह से बचेगी। और ये वाला एंगल 90 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ईओ की डायरेक्शन ये वाली आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ईओ की डायरेक्शन ये वाली आएगी। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या लिखना था, k³ बाय r स्क्वायर साइन अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2, एंगल बाय 2, एंगल बाय थीटा। क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि q और थीटा ऐसा दोनों मिक्स हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूं। q को क्या लिख लोगे, q क्या हो जाएगा, लैम्बडा इनटू ये वाली लेंथ, q क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज मैंने शायद पढ़ा दी थी, आपको फटाक से ये चीज रफ कर रहा हूं, ये चीज पढ़ा दी होगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्बडा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी q अपॉन l, लैम्बडा क्या होता है, q अपॉन l। उसके बाद सिग्मा बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी q अपॉन एरिया, फटाक से ये बता चुका हूं। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो बताया था q अपॉन वॉल्यूम। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, कैसी बॉडी के लिए था, एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी, कैसी बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। अच्छा, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए था, ठीक है। इसमें देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड q क्या हो जाएगा, लैम्बडा इनटू, यहां से q निकालना है तो लैम्बडा इनटू लेंथ, q क्या हो जाएगा, लैम्बडा इनटू लेंथ। इस सर्कुलर आर्क की लेंथ कितनी होगी, देखो ये वाला एंगल इनटू रेडियस, ये वाला एंगल कितना है, पाई बाय 2 इनटू r, पाई बाय 2 इनटू r। तो यहां पे चार्ज हो गया पाई बाय 2 इनटू r, तो ये लिख लो k q कितना हो जाएगा, लैम्बडा इनटू लेंथ कितनी है, पाई बाय 2 इनटू r अपॉन r स्क्वायर इनटू साइन पाई बाय 2, साइन अल्फा कितना है, ये वाला एंगल कितना है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 के नीचे और 2 है तो पाई बाय 4, ये हो जाएगा 45 डिग्री। पाई बाय 4 मतलब कितना, 45 डिग्री, क्योंकि पाई होता है 180 कंसीडर करना होता है। और ये कितना हो जाएगा नीचे, अगेन पाई बाय 4। देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, इससे 2 ये वाला कैंसिल हो गया, 2 बच जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नीचे लिख रहा हूं, ये नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, 2k लैम्बडा, एक r से कैंसिल हो गया, 2k लैम्बडा बाय r, और साइन 45 होता 1/√2,
साइन 45 कितना होता है 1/√2, 2 और √2 काट के ऊपर तो आंसर आ जाएगा √2 k λ/r। फटाक से सारे बच्चे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा √2 k λ/r। यहां तक क्लियर है ना? फटाक से सारे बच्चे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी तभी आप सॉल्व कर पाओगे। चलो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ऐसे हेडिंग डाल दो, मैं ऐसे पढ़ाने का मेरा स्टाइल है, मस्ती विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मस्ती विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मत लिखना। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 12th और 11th को मिक्स करके दिखा रहा हूं। देखना कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइंस ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कल पढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी फटाक से। लाइंस ऑफ फोर्स, फोर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज में फोर्स की डायरेक्शन आती है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है। ठीक है, लाइंस इमेजिनरी होती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर में होती है तो क्लोज लूप एग्जिस्ट नहीं करता। पॉजिटिव से लाइंस निकलती है, नेगेटिव पे घुसती है, ये भी बताया था। उसके बाद इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट कर जाएगी तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर कोई कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्व है, उस पे मैं टेंजेंट डालूं, उस पे मैं क्या स्पर्श लिखा टेंजेंट डालूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। बहुत सारी बातें करी थी। अगर लाइनें पैरेलल हो ऐसे और बीच की डिस्टेंस इक्वल हो तो इससे बोला जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, एक सर्किल। बहुत बढ़िया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज Q और उसका मास m है, उस चार्ज का मास क्या है? m है। t = 0 पे रिलीज कर दो, इसका क्या मतलब? t = 0 पे मैंने उसको छोड़ दिया, t = 0 पे उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो आफ्टर टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सर काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? क्या ये मोशन करेगा? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो इसमें फोर्स आ जाएगा इधर की तरफ Q × E, और ये फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू फटाक से बता दो, QE/m। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी बता सकते हो, क्यों? क्योंकि ये वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, E यूनिफॉर्म है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है? E गिवन है। चार्ज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड E कांस्टेंट है। इसका मतलब यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट भी बोल सकते हो। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मोशन की तीनों इक्वेशन यूज कर सकता हूं। तो v = u + at। ये इक्वेशन लगाने से पहले मेरे को सोचना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। ये मैंने 11th में कवर करा दिया था। तो u0 क्योंकि रिलीज कर दिया, छोड़ना का मतलब u0। ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है, नो ग्रेविटी। आप ग्रेविटी को कंसीडर मत करो, या फिर इसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे ले लो, फ्रिक्शनलेस ले लो तो ग्रेविटी का रोल ही नहीं आएगा। अब देखो v = a कितना? QE/m × t। जैसे आपने वेलोसिटी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv²। ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देना तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फटाक से सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 × Q²E² डिवाइड बाय m²। एक m से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर था ना, ये वाला m इससे कैंसिल हो जाएगा, इनटू t। ये वाला आपका आंसर हो गया। काइनेटिक एनर्जी फटाक से आपने फाइंड आउट कर ली, वेलोसिटी फाइंड आउट की, उसके बाद आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया। बहुत बढ़िया। ये पार्टिकल ऐसे चला। अगर सोचो ये चार्ज नेगेटिव होता, ये वाला चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स पीछे लगता, तो ये पार्टिकल पीछे चलता। ये पार्टिकल कैसे चलता? पीछे चलता। अगर इस पार्टिकल को छोड़ता नहीं, इसको इनिशियल वेलोसिटी u दे देता, तो यहाँ पे u ऐड हो जाता। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बेसिक। चलो आगे बढ़ते, अच्छा क्वेश्चन करते। ये क्वेश्चन फर्स्ट था, क्वेश्चन सेकंड और करते हैं, बढ़िया वाला। क्वेश्चन सेकंड क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि दो प्लेट है ऐसा, एक पे पॉजिटिव चार्ज है,
दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है। और ये वाली डिस्टेंस आप L ले लो, ये वाली इस प्लेट की लेंथ कितनी है? L है। सोचो, अगर मैं समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहां पे एक पार्टिकल है m मास और जिसपे चार्ज q है, उसको u वेलोसिटी से फेंक दो प्लेट के मिडल से, बिल्कुल मिडल से, तो ये वाला पार्टिकल देखना, ये वाला पार्टिकल कुछ ऐसे निकलता है। सोचना ऐसे क्यों निकलता है? ऐसे निकलता है, ऐसा समझो कि प्लेट से नहीं टकराना चाहिए, कि u की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि पार्टिकल विल नॉट कोलाइड विथ प्लेट, मतलब पार्टिकल कोलाइड नहीं करे प्लेट से। ऊपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से कॉमन सेंस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी प्लस से दूर और माइनस की तरफ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलती है और माइनस की तरफ, और यूनिफॉर्म है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E गिवन है। आपको कितना गिवन है? E गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा Q इंटू E। नीचे की तरफ फोर्स क्या लग जाएगा? Q इंटू E। और अगेन ग्रेविटी नहीं कंसिडर करना है आपको, अभी ग्रेविटी नहीं कंसिडर करना है। ग्रेविटी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे और mg ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब देखो कि ये वाला कोलाइड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ u, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ u so that find out minimum value of u initial velocity, so that particle will not collide with plate, जो नीचे वाली प्लेट है उससे कोलाइड नहीं करना चाहिए। तो u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो स्पीड बहुत स्लो दे दोगे नहीं, फटाक से घूम के यहाँ टकरा जाएगा। इसका मतलब ये स्पीड की कुछ मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये टकराए नहीं। इसका क्या मतलब? देखो ये ऐसे गया यहाँ से निकल जाए, जस्ट ओ टकराते बच गया। और ये वाली आपको दो प्लेट के बीच का सेपरेशन है, वो आपको d गिवन है। सेपरेशन कितना गिवन है आपको? d गिवन है। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का हो गया। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में यही तो होता था, किसी बिल्डिंग से पत्थर को फेंकते थे। याद करो, किसी हाइट वाली बिल्डिंग से, h हाइट वाली बिल्डिंग से किसी पत्थर को फेंकते थे तो वो पत्थर कुछ ऐसे ही तो जाता था। वो सर यहाँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे। हाँ वही तो सिखा रहा हूँ आपको। अब देखो ये u कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ax 0 होता था। तो अभी भी यहाँ पे x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, ax 0 है। लेकिन ay है, वो आपके पास हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। y डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन है, मतलब ये u है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन y डायरेक्शन में वेलोसिटी, और इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, मतलब इनिशियली uy है वो 0 है, क्योंकि इनिशियली इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, y डायरेक्शन में 0 है। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस मिडल से किया तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? d/2। फटाक से सबको विजिबल है ना? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? प्लेट के मिडल से किया था तो ये वाली डिस्टेंस होगी d/2। अब देखो किसी भी बिल्डिंग से ये ऐसे जाके यहां से टकराए ना, जस्ट यहां से, तो रेंज होगी। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर जो ये पार्टिकल की रेंज आएगी ना, ये देखो हॉरिजॉन्टल में रेंज होती थी ना, अगर रेंज L से थोड़ी सी बड़ी हो जाए या L के इक्वल हो जाए तो अपना काम हो जाए, ये टकराए नहीं, बस वो टकराते बच गया। यानी कि R L से बड़ा होना चाहिए। सर रेंज निकालनी है, रेंज क्या होगी? रेंज सिंपली u इंटू टाइम, और टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में क्या होता था? इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट याद करो, √2h/g होता था। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था? √2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g होता था, तो रेंज क्या हो जाएगी? u इंटू टी। रेंज क्या हो जाएगा? u इंटू टी। u कितना? u गिवन है। t कितना? √2h। h की वैल्यू कितनी? d/2, तो ये हो गया d/2 अपॉन g। 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई u√d/g। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? u√d/g। आपको रेंज मिल गया। ये वाली चीज L से बड़ा कर दो, तो यहां से u की वैल्यू आ जाए, और मिनिमम पूछा है तो इक्वल करा दो। मिनिमम पूछा है तो क्या करा दो? इक्वल करा दो। तो u इक्वल टू आ जाएगा
L√G/d। कुछ समझ में आया नहीं आया? आपको L गिवन है, G पता है, D गिवन है, फटाक से आपने U निकाल दिया जिससे ये पार्टिकल कोलाइड ना करे। क्या आपको समझ में आया? ये वाली चीज समझ में आई? सारे बच्चे नोट कर लेंगे। देखो मैंने 11th मिक्स करके दिखा रहा हूं। जेईई मेंस का अच्छा लेवल, इस टाइप के क्वेश्चन नीट बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में एक वेरिएशन आता है कभी कभी। इसी में देखो, ये वाली कौन सी थी? पॉजिटिव प्लेट, और ये वाली कौन सी थी? नेगेटिव प्लेट, और मिडल में से एक चार्ज को फायर किया u वेलोसिटी से। अब की बार मैंने चार्ज q माइनस ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो E गिवन है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन D गिवन है, और ये वाली लेंथ L गिवन है। कितनी गिवन है? L गिवन है। अब की बार कोलाइड नहीं करता, ये दोनों के बीच का सेपरेशन D गिवन है। कितना सेपरेशन गिवन है आपको? D गिवन है। देखो माइनस चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स बराबर माइनस क्यू इंटू ई, तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन ऊपर मतलब एक्सेलरेशन भी ऊपर, पर एक्सेलरेशन अभी भी ऊपर की तरफ होगा क्यू ई बाय एम, यही तो एक्सेलरेशन होगा ऊपर वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन, क्योंकि इसको इनिशियल वेलोसिटी यू गिवन है। क्या बोला कि अगर ये पार्टिकल कोलाइड नहीं होता, किसी एंगल पे निकलता है, किसी एंगल पे निकलता है, तो ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना होगा? आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। किस एंगल पे ये पार्टिकल बाहर निकलेगा, ये थीटा की वैल्यू क्या होगी? आपको ये समझ में तो आ रहा नहीं, पाथ ऐसा प्रोजेक्टाइल ऐसा क्यों ले रहा है, ट्रेजेक्टरी ये वाला पैराबोलिक क्यों ले रहा है? इसका साफ साफ रीजन है क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अरे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इसलिए सीधा नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं न्यूट्रॉन होता तो सीधा जाता, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ऐसा पार्टिकल जिसपे समझ में आ रही नहीं आ रही, इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेक्ट नहीं करता। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन u ही रहेगी, ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन y डायरेक्शन में वेलोसिटी आपके पास आ गई होगी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? इसने क्या बोला कि जैसे पार्टिकल इस प्लेट के बाहर निकलता है किस एंगल पे निकलेगा, क्योंकि प्लेट के बाहर तो ये डेविएट करेगा नहीं। अच्छा, तो vy क्या हो जाएगा आपका? vy हो जाएगा uy प्लस at, और uy तो जीरो है, ऊपर की तरफ थोड़ा ही फेंका है, इस तरफ फेंका है, तो a कितना हो गया? qe बाय m इंटू टी, qe बाय m अपॉन टी। आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू पता, ये वाली वैल्यू पता, क्या tan थीटा लिख सकता हूं? tan थीटा कैन बी रिटन एज vy अपॉन vx, तो आपके पास थीटा आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। लेकिन सर टाइम नहीं पता। अरे टाइम बहुत आसान है, क्योंकि ये वाला पार्टिकल जब इसके बाहर निकलेगा तो इसने कितनी लेंथ कवर की? x डायरेक्शन में l, और कितनी स्पीड से की? u से। x डायरेक्शन में u कांस्टेंट है और l लेंथ चलना है, तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम क्या आ जाएगा? लेंथ अपॉन u, तो आपके पास t मिल गया, यहां पुट करा दो, तो फटाक से tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा आ गया आपका vy कितना है? qe अपॉन m इंटू l बाय u अपॉन vx, तो u ही रहेगा ना, vx थोड़ा ही चेंज हो सकता है, vx नहीं चेंज होगा, तो ये फटाक से आपका क्या आंसर आ गया? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, दूसरी साइड tan थीटा जाता तो ऐसे होता है, और आंसर आ जाएगा qel बाय mu स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? अब क्वेश्चन कैसे भी बनाए जा सकते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए। 11th और 12th दोनों जरूरी है एडवांस के लिए, मेंस में फिर भी काम चल जाता है, नीट और मेंस में फिर भी काम चल जाता है, लेकिन एडवांस के लिए आपको 11th 12th की कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो मैं बेसिक से लगा के एडवांस तक ले जाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मस्ती कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन शायद एससी वर्मा में भी पूछा गया है, एससीबी में पूछा रहता है। आपके पास एक मास m मास है, पार्टिकल है, और इस पे और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और बोल रखा है कि इस पे चार्ज q है, इस पे चार्ज कितना है? q है,
और ये वाला मास इस वॉल से डी डिस्टेंस पे है, इस वॉल से कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस। ई है वो यूनिफॉर्म है, ई कैसी है, यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, ई कितना है, यूनिफॉर्म। इस वॉल से टकराता है, ये वाली वॉल है ना, इससे टकराता है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 दे रखा है, मतलब जैसे जो कॉलिजन होता है ना, कॉलिजन वो टक्कर करेगा, वो इक्वल टू 1 लेना है। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इलास्टिक कॉलिजन। ओके, तो ये वाला पार्टिकल यहां जाएगा, टकराएगा, वापिस आता है इस तरफ, वापिस आता है इस तरफ, ये एक तरीके से ऑसिलेटरी मोशन करता है। ये जरूरी नहीं है ऐसे हम करें, ये डी बहुत छोटा हो सकता है चांस, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन करता है। एसएसएम नहीं करता है, डी बहुत छोटा हो तो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एसएसएम की कंडीशन होती है, ये एसएसएम की जान होती है F = -kx, और यहाँ फिर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। फोर्स प्रोपोर्शनल टू x बोल दो या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x बोल दो, मैं तो यही बोलूंगा कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू पोजीशन आ जाए तो ये एसएसएम होगी। ये एसएसएम की मैंडेटरी बेसिक कंडीशन है, ये होगा तभी एसएसएम होगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता। ऑसिलेटरी मोशन है, ये कैसी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। ये मैं आपको बताता हूँ ऑसिलेटरी मोशन कैसे, क्योंकि इस पे फोर्स क्या लगेगा, QE, फोर्स क्या लगेगा, QE। ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ऐसा है ही नहीं ना, कहीं प्रोपोर्शनलिटी x के प्रोपोर्शनलिटी नहीं आ रही है, इस डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। ओके, तो यहां से एक्सेलरेशन आपको मिल गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया, QE/m, एक्सेलरेशन कितना हो गया, QE/m। ये पार्टिकल यहां से t = 0 पे रिलीज किया था, t, ये कंडीशन गिवन थी, t = 0 पे रिलीज किया, तो ये वेलोसिटी अटेन करेगा। जब ये टकराने वाला होगा, जब इससे कोलाइड करने वाला होगा, तो इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। मान लो v है, तो क्या v बराबर at लिखा जा सकता है, a कितना, QE/m, v बराबर क्या हो जाएगा, a × t, यस और नो, यही तो होगा, v बराबर QE/m × t, होगा नहीं होगा, अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं यार, ठीक है। ये वाला टीम पर सर ये v तो पता नहीं अपने को, तो d गिवन है, क्या गिवन है, d गिवन। एक और खास बात बता दूं, E = 1 है ना, इसका मतलब जिस वेलोसिटी से टकराएगा ना, उसी वापस उसी वेलोसिटी से बैक चला जाएगा, ठीक है। मतलब पार्टिकल वापस यहाँ के फिर रेस्ट हो जाएगा, फिर जाएगा, टकराएगा, फिर ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा। तो यहाँ से जाने का टाइम, वापस आने का टाइम, दोनों टाइम ऐड कर लो तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। आपको ऑसिलेटरी मोशन का टोटल टाइम पीरियड बताना था कि ये टाइम पीरियड क्या होगा। बार बार ये मोशन रिपीट हो रही है, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन बोला है। एसएसएम के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है। एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, वेलोसिटी, लेकिन सर वेलोसिटी से अपने को लेना देना नहीं, अपने को तो डी गिवन है। क्या डिस्टेंस गिवन है वॉल से, डी गिवन है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर लगा सकता हूं, यस। तो d = हाफ ऑफ a कितना, QE/m × t1 स्क्वायर। मान लो जाने में टाइम लगा t1 स्क्वायर, तो t1 = कितना आ जाएगा, √2d/QE, और m ऊपर चला जाएगा। यही तो लगेगा टाइम, जाने में टाइम यही तो लगेगा। मैंने फटाक से वहां से t1 निकाल दिया, जो जाने में टाइम लगेगा वही आने में टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि अब की बार वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी इस डायरेक्शन में होगा, तो ये वाली वेलोसिटी यहाँ के फिर 0 हो जाएगी। इस चीज को समझो, क्योंकि एक्सेलरेशन वही कांस्टेंट है। यहां से यहां तक वेलोसिटी दिलवाई, उसके बाद वापस दीवार से टक्कर हुई, E = 1 था, इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल दी, वापस यहाँ का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आने में टाइम लगेगा, वो भी इसके इक्वल होगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2t1। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2t1। तो टाइम फटाक से आपको मिल गया 2 × √2dm/q × v। कुछ समझ में आया नहीं आया, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी, अच्छी मतलब जेईई मेन और नीट लेवल से बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जैसे एडवांस का आएगा बता दूंगा कि ये एडवांस प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है, एडवांस प्रॉब्लम। आपको पता चल रहा है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 11th मिक्स करके दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या मिक्स करके दिखा रहा हूं, 11th मिक्स करके दिखा रहा हूं। कल अपन ने वो ऐसे परसों सेकंड या थर्ड लेक्चर में अपने टाइम पीरियड भी फाइंड आउट किया था। चलो एक और कर देते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आपके पास रिंग है, क्या है, रिंग। इस पे चार्ज क्यू है, रिंग है, रिंग की रेडियस r है। रिंग की रेडियस कितनी है, r, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसके सेंटर पे ये रिंग है मेरे पास, इसके सेंटर पे मैंने m मास और उस पे -q चार्ज एक पार्टिकल रख दिया।
तो पार्टिकल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी सेंटर पे, तो पार्टिकल कहीं नहीं जाएगा। आपको ग्रेविटी कंसीडर नहीं करनी, नो ग्रेविटी, अभी ग्रेविटी की बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्या किया, इस पार्टिकल को मैंने थोड़ा सा इस सेंटर से थोड़ा सा खिसकाया, देखो नेगेटिव चार्ज है, इस पार्टिकल को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, यहां पे डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस तक, कितने डिस्टेंस तक, x डिस्टेंस तक। पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस का क्या मतलब, x इज लेस देन r, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो बोला है कि ऑसिलेटरी मोशन करता है, वो SSM है या नहीं है, अगर SSM है तो उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करो, ठीक है। अब देखो SSM देखते हैं, ये पार्टिकल जैसे x पे जाएगा तो ये वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो फटाक से लिख लेंगे। फोर्स इक्वल टू, अभी देखा आपने, फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, KQX, ये फॉर्मूला नहीं आता होगा तो ये सवाल नहीं बनेगा, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और ये कंडीशन गिवन है कि x इज लेस देन r, तो x स्क्वायर को r स्क्वायर के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो फोर्स हो जाएगा आपका K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ये वाला नेग्लेक्ट करके जीरो कर दिया, तो ये वाला r स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे बचेगा r³ इंटू x। देखो फोर्स कहीं ना कहीं x के प्रोपोर्शनल है, फोर्स कहीं ना कहीं किसके प्रोपोर्शनल है, x के। देखो माइनस x क्यों, क्योंकि आपने पोजीशन x इधर ली और फोर्स अपोजिट में, इसलिए एक नेगेटिव साइन ले लेना। कौन सा साइन ले लेना, नेगेटिव साइन ले लेना, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस x आ गया। तो ये वाली चीज फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस x इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, यस और नो, ओके। तो ये SSM होगी, कैसी मोशन होगी, SSM। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस KQQ अपॉन MR³ इनटू x। ये वाली चीज क्या है, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि SSM में क्या होता है, A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, 11th में पढ़ के आए होंगे, यही तो SSM की कंडीशन होती है। आपको ओमेगा स्क्वायर मिल गया, मतलब ये रूट में मिल जाएगा, तो फटाक से टाइम पीरियड फाइंड आउट कर दोगे। टाइम पीरियड क्या होता है, SSM की कंडीशन में टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओमेगा, वहां से ओमेगा मिल गया, तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया रूट ऑफ KQ स्मॉल q अपॉन MR³। फटाक से यहां पुट कर देना और टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। इस तरीके आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको डरना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं, हटा दो फटाक से, सारे बच्चे पोज करके रफ कर दो, अरे पोज करके लिख दो, तब तक मैं रफ कर देता हूं। चलो, हो जाता है, जबान इधर से उधर हो जाती है, ठीक है, कभी कभी इधर उधर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि आपके पास एक देखना सर्कुलर मोशन वहां पड़ी, पेंडुलम मेंडुलम, देखो सर्कुलर मोशन से रिलेट कराता हूं कि आपके पास एक L लेंथ M मास, अब की बार इस पे Q चार्ज दे दिया। अब ये पेंडुलम होता है, ये पूरी सर्कुलर मोशन करता है, क्या करता है, सर्कुलर मोशन। पहले देखो मैंने 11th में पढ़ाया था कि पार्टिकल को L लेंथ की डोरी से बांध दो और उसको सर्कल में वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे ऐसे घुमाना, तो इसको मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे देनी होती थी। यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी u मिनिमम कितना होना था, और वो u मिनिमम आता था √5GL या r, अगर इसको r लेते थे, r लिखते थे, √5GL कितना आता था, √5। लेकिन सर इस बार क्या किया हमने, इस बार हमने नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी E और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो सर अब U मिनिमम कितना होगा, कुछ नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, इस G को लिख लेना है G इफेक्टिव, इस G को क्या लिख लेना है, G इफेक्टिव। तो U मिनिमम आपका आ जाएगा √5G। अब G इफेक्टिव कैसे, इस पे एक तो mg लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, और नीचे की तरफ Q इंटू E भी लग जाएगा, तो इस पे G इफेक्टिव क्या आ जाएगा, इस पे मास mg इफेक्टिव क्या आ जाएगा, mg प्लस QE, इसी फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो यहां से G इफेक्टिव आ जाएगा G प्लस QE बाय m, तो आपका आंसर आ गया G प्लस QE बाय m इंटू L। क्या समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया, फटाक से ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, आप बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखो रॉड है, मतलब बॉब है, इसकी लेंथ L है, इसका मास m है, इस पे चार्ज Q है,
नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो इसका टाइम पीरियड बताओ। तो टाइम पीरियड क्या होता था 2 पाई रूट एल बाई जी, लेकिन इस जी को जी इफेक्टिव ले लिया करो, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस क्यू ई बाई एम। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करो। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप इसको पूरे प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा दो, सारे इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, इनिशियल पॉइंट पे एनर्जी, फाइनल पॉइंट पे एनर्जी। देखो आया समझ में नहीं आया? वर्क डन आपको आता है, फोर्स ऑलवेज नीचे की तरफ लगता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होता है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वर्क डन आ जाएगा q e into 2r और माइनस साइन लगा देना। कैसा साइन लगा देना? माइनस साइन लगा देना। मैंने आपको ये शॉर्टकट में बता दी है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये मैंने एसएसएम देख ली, फ्लूइड मैकेनिक्स भी देखी थी अपन ने, बायएंसी लगाते थे, ठीक है। अब एक और बहुत बढ़िया, रोटेशनल मोशन से सबको डर लगता है। किससे डर लगता है? रोटेशनल मोशन से सबको डर लगता है। सबको मतलब मैक्सिमम एवरेज बच्चा डरता है, रोटेशनल का नाम सुन के ही लेक्चर देखना बंद कर देगा, लेकिन मजा आएगा। ये एडवांस का है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में लेते हैं, उससे पहले थोड़ा नीट लेवल का क्वेश्चन लेते हैं ना, तो सब बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि आपके पास एक रिंग है, क्या गिवन है? रिंग। उस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, उस रिंग पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। रिंग के सेंटर से, इस सेंटर से एक रॉड गिवन है आपको, क्या गिवन? रॉड। ऐसी रॉड गिवन है और इस रॉड पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस रॉड पे भी कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। यूं समझो एक रिंग है और इस रिंग की सेंटर से एक पॉजिटिव रॉड है और सेंटर से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाती है। रॉड कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक जाती है। इस रिंग की रेडियस r गिवन, इस रिंग पे चार्ज q है, इस रॉड पे यूनिफॉर्म चार्ज लैम्बडा कूलम पर मीटर है, और ऐसे समझो इस चार्ज की वजह से ये चार्ज डेंसिटी अनअफेक्टेड रहती है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपको पूछा है कि फाइंड फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग। क्वेश्चन सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स, इंटरेक्शन फोर्स, दोनों के बीच में देखो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो वो फोर्स निकालना है। फाइंड फोर्स ऑन रॉड, इस रॉड पे फोर्स निकालना है। ड्यू टू रिंग, फाइंड फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग, रिंग की वजह से रॉड पे कितना फोर्स लगेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे जाएंगे और dx का एक एलिमेंट ले लेंगे, इस dx पे इसकी वजह से फोर्स लिख लेंगे और सारा फोर्स इंटीग्रेट करा देंगे। चलो ये dx लेंथ का टुकड़ा बहुत छोटा होता है, आपको विजिबल हो इसलिए मैं ये बड़ा टुकड़ा ले रहा हूं। तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? dq, और dq की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्बडा इनटू dx। और एक बात बताऊं, इस रिंग की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में रहती है, रिंग की वजह से सिर्फ इस डायरेक्शन में रहती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी kqx अपॉन रिंग की रेडियस का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस पे? पावर 3/2। यही तो करोगे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे छोटा सा फोर्स df लिख लो, इस छोटे से टुकड़े पे फोर्स लिख रहा हूं df। छोटा सा फोर्स क्या हो जाएगा? फटाक से फोर्स लिख लेता हूं, df इक्वल टू dq इंटू ई। df इक्वल टू क्या हो जाएगा? q इंटू ई, पर यहाँ पे चार्ज छोटा है तो टोटल फोर्स निकालना है, तो इंटीग्रेट करा दो। dq की वैल्यू कितनी है? लैम्बडा dx, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेट करा दो। इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? सेंटर से लगा के इंफिनिटी तक, मतलब 0 से लगा के इंफिनिटी तक। बहुत बढ़िया। तो फोर्स नेट आ जाएगा k q कांस्टेंट, लैम्बडा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आया नहीं है? अब देखो इसका सर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डरना मत, मैं इंटीग्रेशन करने का तरीका बताता हूं। और ये नीट में यूं समझो कि नीट में मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। जेई मेंस वाले इसको देखें, नीट वाले छोड़ के मत जाना, इंटीग्रेशन आपको भी आएगा, टेंशन मत लो। 0 से लगा के इंफिनिटी तक आप नीचे वाली चीज को टी स्क्वायर कंसिडर करो। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं दूसरा शॉर्टकट बताऊंगा आपको। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं एज्यूम कर लेता हूं टी स्क्वायर। लेट्स से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? टी स्क्वायर। ये मैंने एज्यूम किया है, ये मैंने क्या किया है? एज्यूम किया है। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो आर तो कांस्टेंट है,
तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू 2t dt, क्योंकि मैं यहाँ पे x की पोजीशन चेंज कर करके देख रहा हूं। तो 2x dx इक्वल टू 2t dt, तो x dx आ जाएगा t dt। फटाक से f नेट यहां से लिखोगे, f नेट इक्वल टू k q लैम्डा इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा t dt x dx की जगह अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मैंने t स्क्वायर कंसीडर किया, तो t स्क्वायर की पावर 3/2, तो नीचे आ जाएगा t क्यूब। कितना आ जाएगा t क्यूब, एक t इस t क्यूब में से लेके चलेगा तो नीचे बचेगा t स्क्वायर। तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब बायो वाला आपको आना चाहिए, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t होता है, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन याद होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी k q लैम्डा। इसका तो मुझे सीधा आंसर याद है, शॉर्ट ट्रिक सीधा दिमाग में चल रहा है वो आपको बताऊंगा। k q लैम्डा इसका आ जाएगा माइनस 1/t, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, इसका आया माइनस 1/t। सही कर रहा हूं क्या? लिमिट चेंज हो जाएगी। यहां एक गलती कर दी कि जब r इसको t एज्यूम कर दिया, तो अब यहां वेरिएबल कौन है, t dt, तो लिमिट t के हिसाब से लगनी चाहिए ना। जब x 0 था तो t की वैल्यू कितनी आएगी, जब x 0 हो गया तो t इक्वल टू r आ जाएगा ना, तो लिमिट चेंज हो जाएगी r से लगा के इंफिनिटी तक। फिर से समझा देता हूं कि x देखो अब t dt आ गया ना, तो लिमिट t के अकॉर्डिंग लगेगी ना। पहले कौन था x dx, तो dx के अकॉर्डिंग 0 टू इंफिनिटी थी। अब कौन आ गया t dt, अब वेरिएबल dt है ना, तो लिमिट dt के अकॉर्डिंग आएगी। तो आपने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो t की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, r के बराबर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाता है, तो इसलिए मैंने t की वैल्यू r से इंफिनिटी, और जब x इंफिनिटी किया तो t भी इंफिनिटी आ जाएगा, इसलिए r टू इंफिनिटी हो गया। तो लिमिट कहां से कहां तक लग गई, r टू इंफिनिटी। अगर आपको इंटीग्रेशन आता होता ना, अभी क्या पता मैथ्स में आपने इंटीग्रेशन कई बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा। अच्छा वीडियो की फ्रेम से बाहर चला गया हूं, ये वाली चीज वीडियो की फ्रेम से बाहर चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इस साइड कर देता हूं, ये वाली चीज फटाक से नोट करो सारे बच्चे, और मैं रफ कर रहा हूं, स्पेस कम है इसलिए मैं रफ कर रहा हूं। चल तो फोर्स की वैल्यू आई थी k q लैम्डा इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर का माइनस 1/t होता है इंफिनिटी r से इंफिनिटी तक। तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा k q लैम्डा 1/इंफिनिटी 0 आ जाएगा, 1/इंफिनिटी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस माइनस टाइम लगेगा तो 1/r। तो इसका आंसर आ गया k q लैम्डा अपॉन r। एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, ये आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये था मेथड फर्स्ट। इसका सेकंड मेथड नीट वालों रेडी रहो, इसका सेकंड मेथड, और सभी बच्चे नीट वाले खास करके सभी बच्चे उस सेकंड मेथड का यूज कर सकते हो। मेथड सेकंड, अगर जिनको समझ में नहीं आया उसको ये जरूर आएगा। मेथड सेकंड आपको क्या पूछा, फाइंड फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इस रॉड की वजह से रिंग पे फोर्स निकाल लूं। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। उसमें लिख लेना पहले लेक्चर में कूलम फोर्स में न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ याद है, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। रिंग जितना रॉड पे फोर्स लगाएगी, रॉड उतना ही तो रिंग पे फोर्स लगाएगी। तो मेरे को पूछा था फाइंड फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि रॉड की वजह से रिंग पे फोर्स निकाल दो। दोनों फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा। सर न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है, ये कूलम फोर्स कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। कौन सा लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है। ये कॉपी के ऊपर लिख लेना, कूलम फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है। तो मैं लिखने जा रहा हूं मेथड सेकंड, आपको एक वायर की वजह से, इसको ऐसे समझो, इस वायर की वजह से, यहां से वायर शुरू होता है इंफिनिटी तक, इस वायर की वजह से r डिस्टेंस पे, इस रिंग की रेडियस कितनी है r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो नीचे की तरफ कंपोनेंट आता है k लैम्डा बाय r, यही तो आता है, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है k लैम्डा बाय r। पर आप समझने की कोशिश करना, ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है। अब देखो मैं अगर ऊपर से देखूं, रिंग के ऊपर देखूं टॉप व्यू, तो हर तरफ k लैम्डा बाय r ऐसे आएगा और k लैम्डा बाय r सब पे नीचे की तरफ आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, बोला आएगा। मैं इसका अगर टॉप व्यू बनाऊं, इस रिंग का मैं अगर टॉप व्यू ऊपर से देखूं तो कैसा दिखेगा, टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा कि ये रिंग है ना, इस पे k लैम्डा बाय r हर तरफ लगेगा।
के लेमड़ा बाय आर, ये वाला हर तरफ लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं यार? हर तरफ लगेगा। तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी के लेमड़ा बाय आर। और इस पे चार्ज कितना है? क्यू। इस पे चार्ज कितना है? क्यू। तो नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाली काम आएगी, तो फोर्स इक्वल टू हो गया रिंग का चार्ज इंटू रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड की वजह से के लेमड़ा बाय आर। देखो ये वाला और वो वाला आंसर सेम आ रहा है, बस मजे करो। तो एक चीज कॉपी के ऊपर लिख लेना, कभी सवाल टफ बने तो आपको टफ कैसे पूछा कि फाइंड फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग, आप ऐसा फाइंड कर सकते हो, फाइंड फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू रॉड, तो वो क्या पता इजी बन जाए। तो आपने इजी बना लिया, सेकंड मेथड इजी है, फटाक से सारे बच्चे नोट करोगे। नहीं समझ में आया तो फिर से पोज करके देखो कि रॉड की वजह से रिंग पे नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, लेकिन परपेंडिकुलर वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। एक दो क्वेश्चन होमवर्क ले लो, उसके बाद बहुत भयानक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, अगर मैं यहां से एक चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंकूं, इसका मास m है और इस पे चार्ज q है, इसका मास m है और इस पे चार्ज क्या है? q है। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ये वाला चार्ज ऐसे जाता और प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ पे गिर जाता। तो आप रेंज वेंज के सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, रेंज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ 2ux 2uy अपॉन ए वाई, मैं ऐसे लिखता हूँ। आपको एनसीईआरटी में ऐसा मिलेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कई बच्चे ऐसे इसको रटते हैं, मैं इसको रटने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन को इजी बना देता है। अब देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर कर दूं? नीचे की तरफ, तो कुछ नहीं, जी के साथ कौन जोड़ देना है? क्यू ई बाय एम। देखो नीचे ग्रेविटी तो लगता है ना, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स आ जाएगा और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई बाय एम। बस अब ए वाई की जगह आपको लिख लेना है जी प्लस क्यू ई बाय एम। आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी प्लस क्यू ई बाय एम। इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो। आपको मैक्सिमम हाइट निकालना था, हाइट निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2uy अपॉन ए वाई। आपको एनसीईआरटी में मिलेगा 2u sin थीटा अपॉन जी। आप रटते आ रहे हो, मैं ये रटा था, उसकी इंपॉर्टेंस अब समझ में आ रही होगी, क्योंकि मुझे उस टाइम पता था कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। बोर्ड में सिर्फ ये पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये याद रखना 2 इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? जी प्लस क्यू ई बाय एम। यहाँ पुट कर देना, तो जी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देना। और यू वाई आपको यू साइन थीटा पता ही है। देखो इसको मैंने यू वेलोसिटी से लॉन्च किया तो ऊपर की तरफ यू साइन थीटा हो जाएगा, इधर की तरफ यू कॉस थीटा हो जाएगा, और यू कॉस थीटा कोई चेंज नहीं करेगा। हो सकता है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा दूं तो उसके बाद ए एक्स आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा। इस तरीके से प्रॉब्लम और थोड़ी टफ बनाई जा सकती है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने हैं, कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स जनरेट करती है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगा और एक्सेलरेशन अलग अलग जगह रोल प्ले करके क्वेश्चन के पैटर्न बदल सकता है। तो समझ में आया नहीं आया? लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, बस बेसिक आना जरूरी है। तो अब जिसका था इंतजार तुम लोगों को है ना, कब से बेस्ट प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं, बेस्ट प्रॉब्लम एडवांस। अब नीट वालों ये लास्ट प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हो अच्छे से इस प्रॉब्लम को कि किस लेवल से पढ़ाया जाता है फिजिक्स को और कैसी फिजिक्स प्यारी सब्जेक्ट है। अब समझ में आएगा कि आपको एक रिंग गिवन है, ये रिंग नॉन कंडक्टिंग है। कैसी रिंग है? नॉन कंडक्टिंग। ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो भी एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कल के वीडियो में। नॉन कंडक्टिंग रिंग है क्योंकि अगर कंडक्टिंग होगी ना तो चार्ज अपनी मर्जी से फैलेगा, नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज मैं अपनी मर्जी से इसको दूंगा। अच्छा, ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है, इसकी रेडियस r है। इस रिंग की रेडियस कितनी है? r है। बहुत बढ़िया। इसके इस वाले सेक्शन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वाले सेक्शन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव।
इस पॉइंट से लगा के इस पॉइंट के बीच में सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इस पॉइंट से लगा के इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और ये चार्ज यूनिफॉर्म है लैम्बडा कूलम पर मीटर, और ये वाला माइनस लैम्बडा कूलम पर मीटर। बस नेगेटिव से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस है वो रफ है, ये वाली सरफेस कैसी है, रफ, और सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। सफिशिएंट म्यू इज, कौन सफिशिएंट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, म्यू इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। अच्छा, मतलब प्योर रोलिंग कर सकती है बॉडी, कैसे रोलिंग करेगी वो समझ में आएगा। म्यू इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। कई बच्चों ने प्योर रोलिंग नाम सुनते ही वीडियो लेक्चर बंद कर दिया होगा, प्लीज मत करना, मजा इस प्रॉब्लम में आएगा। पूछा क्या है कि ये बॉडी थोड़ी देर बाद रोटेशन करेगी और ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर जाएगी। जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करे तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब व्हेन, क्वेश्चन क्या है, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स प्योर रोलिंग at that time find value of friction and direction also, और आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ये वाली डेटा देख लो, और उसके बाद आराम से लंबी सांस ले लो और रेडी हो जाओ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये बॉडी सर पहले तो रोटेट क्यों करेगी वो समझाते हैं, और एक और चीज इंफॉर्मेशन देनी बाकी रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मस्ती कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E नॉट आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, E नॉट आई कैप, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, और ये यूनिफॉर्म है, E नॉट कोई कांस्टेंट है, E नॉट क्या है, कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रही है। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस पे कैसे फोर्स लगेगा, फटाक से क्वेश्चन लिख लो, मैं ये चीज रफ कर रहा हूं फटाक से सारे बच्चे। नॉन कंडक्टिंग का रीजन बता देता हूं, नहीं तो अगर कंडक्टिंग होगा तो ये चार्ज प्लस और माइनस आपस में मिलकर जीरो हो जाता, लेकिन ऐसा मेरे को नहीं होने देना। सारे बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं, समझना क्या हो रहा होगा कि आपके पास रिंग है ना, रिंग ये वाले, इसमें देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। ये वाले रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरी रिंग पे आगे की तरफ फोर्स लगेगा Q इंटू ई, मान लो पूरा चार्ज होता तो Q इंटू ई, और ये वाला माइनस है तो इस पूरे माइनस पे पीछे की तरफ फोर्स लगता है Q इंटू ई। तो समझ में आया नहीं आया, समझो यहां और यहां सिमेट्री की वजह से x डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो रहा है, x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। फिर कई लोग बोलेंगे फिर ये चलना नहीं चाहिए, फिर ये क्या करना नहीं चाहिए, चलना नहीं चाहिए। x डायरेक्शन में फोर्स इन x डायरेक्शन जीरो है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से x डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये टॉर्क लाता है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट क्या करता है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, देखो नेट फोर्स ये वाला घुमा देगा तो ये वाली रोटेट करेगी, ये वाले रिंग, ये देखो कपल टॉर्क है। आप सेंटर के अबाउट भी देख सकते हो, सेंटर के अबाउट क्या होगा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक कपल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इस पॉइंट के अबाउट लूंगा तो ये इसको ऐसे ऐसे घुमाना चाहेगा, फिर से देखो सेंटर के अबाउट लूंगा तो ये वाला फोर्स इस वाला फोर्स दोनों मिलके इसको रोटेट कराएंगे। देखो ये वाला फोर्स इधर खींच रहा है, अरे ये कोई चीज है ऊपर से इधर खींच रहे हो नीचे, तो ये रोटेट करेगी ना ऐसे। तो समझ में आया नहीं यार, ये चीज रोटेट करेगी, मतलब ये रिंग है वो रोटेट करने वाली है। अच्छा, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं, सेंटर के अबाउट क्या निकाल लेते हैं, टॉर्क निकाल लेते हैं। यहां से मान लो मैं थीटा एंगल पे जाऊं, समझने की कोशिश करना, यहां से मैं थीटा एंगल पे जाऊं, इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा का एक dq चार्ज लेता हूं। अब समझने की कोशिश करना, यहां जाके मैंने एक dq चार्ज लिया तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, r d थीटा, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r d थीटा, और लैम्बडा कूलम पर मीटर यूनिफॉर्म गिवन है तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dq आपका बेसिकली हो जाएगा लैम्बडा r d थीटा, लैम्बडा इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है r d थीटा। इस dq पे फोर्स कितना लगेगा, इस dq पे फोर्स लगेगा dq इनटू e,
इस पे टॉर्क कितना लगेगा। देखो रिंग की रेडियस r गिवन है, तो ये वाली हाइट परपेंडिकुलर हाइट कितनी है r sin थीटा, क्योंकि ये r है तो ये r cos थीटा और ये वाली हाइट हो जाएगी r sin थीटा, तो फोर्स से परपेंडिकुलर हाइट होगी r sin थीटा। ये r है तो ये r cos थीटा हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा r sin थीटा, ये वाला हो जाएगा r sin थीटा। तो छोटा सा टॉर्क लिख लो, ये छोटा सा फोर्स था, ये छोटा सा df फोर्स था, तो d टाउ क्या हो जाएगा r sin थीटा df इंटू r sin थीटा, df इंटू क्या हो गया r sin थीटा। तो छोटा सा टॉर्क क्या हो गया df कितना है dq इंटू e, और dq क्या है लैम्बडा r d थीटा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन e नॉट इंटू r sin थीटा, यही तो होगा। फटाक से सारे बच्चे लिखो, d टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्बडा r स्क्वायर e नॉट sin थीटा d थीटा, यस और नो sin थीटा d थीटा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, जीरो से पाई बाय 2 तक। देखो सेम कंपोनेंट थीटा एंगल पे, देखो सेम कंपोनेंट थीटा एंगल पे अगर मैं यहां से यहां पे लेता तो इस पे इधर की तरफ टॉर्क लगता और वही वैल्यू आती डी टाउ इतनी आती ना, तो इस पे नेट टॉर्क आ जाएगा टाउ नेट इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स डी टाउ। ये डी टाउ देखो एक टॉर्क इसकी वजह से और एक टॉर्क इसकी वजह से, इसलिए मैंने डबल कर दिया। टॉर्क नेट इस सेंटर के अबाउट टॉर्क नेट इसकी वजह से भी आएगा, देखो इधर की तरफ भी फोर्स लग रहा है ना, तो ये वाले r sin थीटा करके ये भी कर सकते हो। तो फटाक से 2 टाइम्स, सर लिमिट कहां से कहां तक लगेगा अभी देखेंगे, लैम्बडा r स्क्वायर e नॉट sin थीटा d थीटा, लिमिट सर इस सेक्शन का सिर्फ निकाल लो, उसका तो डबल करना है ना, तो लिमिट कहां से कहां तक 0 से पाई बाय 2 तक, 0 से पाई बाय 2 तक। cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मतलब sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा पुट करा के देखो तो ये टॉर्क आ जाएगा 2 लैम्बडा r स्क्वायर e नॉट, बस इतना ही टॉर्क आएगा। कुछ समझ में आया नहीं आया, यही टॉर्क आएगा। ये टॉर्क समझ में आया नहीं आया, और वो आपका टाउ कितना आया था, टाउ आया था 2 लैम्बडा r स्क्वायर e नॉट, यही तो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क। ये टॉर्क आया था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, समझने की कोशिश करना, ये टॉर्क किसकी वजह से आया था इलेक्ट्रिक, इंटीग्रेशन किया था टॉर्क आया था 2 लैम्बडा r स्क्वायर e नॉट, ये आपके पास टॉर्क आ गया। क्या इस टॉर्क को i अल्फा यूज कर दूं, आंसर होगा नो। रीजन सुनो, क्योंकि यहां पे जैसे ये ऐसे घूमना चाहेगा तो फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, तो इस सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का भी टॉर्क आएगा। समझो इसका टॉर्क ऐसे आ रहा है तो फ्रिक्शन का टॉर्क, देखो ये वाला टॉर्क ऐसे आ रहा है तो फ्रिक्शन का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि r क्रॉस f होता है ना, तो फ्रिक्शन टॉर्क ऐसे, फ्रिक्शन ऐसे घुमाना चाहेगा और ऐसे घूम रहा है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, इसकी वजह से टॉर्क 2 लैम्बडा r स्क्वायर e नॉट माइनस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा फ्रिक्शन इनटू ये वाली डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, क्योंकि टॉर्क होता है r क्रॉस f, तो f इनटू r हो गया। ठीक है, टॉर्क नेट को क्या मैं i इनटू अल्फा लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा i इनटू अल्फा इक्वल टू 2 लैम्बडा r स्क्वायर e नॉट माइनस f इनटू r, यस और नो। तो यहां से अल्फा मिल जाएगा 2 लैम्बडा e नॉट अपॉन mr स्क्वायर, एक r स्क्वायर में एक r स्क्वायर को इसको कैंसिल कर दिया, माइनस फ्रिक्शन इनटू r अपॉन mr स्क्वायर, यस और नो, एक r में इस r को कैंसिल कर दिया। बहुत बढ़िया, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। यहां से आपको अल्फा मिल गया, क्या मिल गया अल्फा मिल गया। एक और खास बात बताता हूं, इस क्वेश्चन को देखना अच्छे से, कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर और इधर तो जीरो हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है, लेकिन फ्रिक्शन तो आगे लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि बॉडी ऐसे रोटेट करना चाहती है तो फ्रिक्शन आगे लग गया, और फ्रिक्शन बराबर क्या होगा इस बॉडी का मास इंटू मान लो सेंटर का एक्सेलरेशन a कंसीडर कर लेता हूं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यस और नो। और प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन खुश, मैं कभी कभी जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको मैंने पढ़ाया था, प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन खुश, इसका क्या मतलब सर, इसका मतलब जो ये सरफेस है ना, सरफेस के पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, मतलब इस पे अगर आगे की तरफ a एक्सेलरेशन है तो पीछे अल्फा इंटू r होगा, पीछे क्या होगा अल्फा इंटू r, तो प्योर रोलिंग के लिए a इक्वल टू अल्फा इंटू r हो गया, a इक्वल टू अल्फा इंटू r हो गया। a कितना है यहां से लिखा लो f बाय m, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास,
इक्वल टू अल्फा इंटू आर। ये रहा अल्फा, पूरे को आर से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला हो जाएगा 2 लैम्बडा ई नॉट, 2 लैम्बडा ई नॉट आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, अल्फा इंटू आर, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला आर से कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा माइनस एफ बाई एम। देखो एफ एम एम कैंसिल हो गया, माइनस एफ इधर आ जाएगा तो 2f इक्वल टू 2 लैम्बडा ई नॉट इंटू आर। 2 से 2 कैंसिल हो गया और फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई लैम्बडा ई नॉट आर। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्बडा ई नॉट आर। तो आपके पास आंसर आ गया फ्रिक्शन इक्वल टू लैम्बडा ई नॉट इंटू आर। ये थी एडवांस प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम थी, एडवांस लेवल की। किस लेवल की प्रॉब्लम करी आपने, एडवांस लेवल की। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कपल टॉर्क बन जाता है। कपल टॉर्क की वजह से रिंग मूव करना चाहेगी, जैसे ये रिंग मूव करना चाहेगी ना, तो नीचे वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, क्योंकि रिंग ऐसे रोटेट कर रही है, तो नीचे वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। नीचे वाले पॉइंट को बोला तो पीछे कहा जा रहा है, फ्रिक्शन आगे लगेगा। फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे लगेगा, और फ्रिक्शन आगे लगेगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखना, तो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, तो ये वाला हो जाएगा नेट टॉर्क। फ्रिक्शन का टॉर्क अपोजिट में आता है इसलिए माइनस किया, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा अल्फा। फिर दूसरी कंडीशन है कि जब प्योर रोलिंग होगी तो नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। मतलब मान लो ए कंसीडर आगे किया था, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे भी होगा, और रोटेशन हो रही है इसलिए अल्फा आर पीछे होना चाहिए। 0 कब होगा, जब आगे और पीछे का एक्सेलरेशन बराबर हो। ए इक्वल टू अल्फा आर कर दिया, ए इक्वल टू क्या कर दिया, अल्फा आर कर दिया। ये वाली कंडीशन करके अपना फोर्स निकाल दिया, और फोर्स आया लैम्बडा ई नॉट इंटू आर। फोर्स क्या आया, लैम्बडा ई नॉट इंटू आर। ये थी फ्रिक्शन फोर्स।